नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत हम द्विवेदी युग के निबंधकारों की चर्चा आप सभी से कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुल 5 निबंधकारों पर बातचीत की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम कुल 4 प्रमुख निबंधकारों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह और बाबू गुलाब राय जैसे निबंधकार शामिल हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देख रहे होंगे, तो इन चारों में से कम 3 निबंधकारों से प्रायः सवाल पूछे जाते रहे हैं। कुछ न कुछ सवाल आते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और बाकी जो भी शिक्षक भर्तियां हिंदी पट्टी क्षेत्रों में हो रही हैं, उनके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है लिखने के लिए और समय भी नहीं है बोलने के लिए। तो हमने जो कुछ प्रमुख शिक्षक भर्तियां हैं, उन्हीं का नाम रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि और भर्तियों के लिए ये वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो यहाँ से ढेर सारे सवाल पूछे गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य के सीरीज पर चर्चा करते हुए टॉपिक नंबर 71 तक पहुंच चुके हैं। तो चलते हम विस्तार से देखते हैं कि जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह और बाबू गुलाब राय का मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरीके से किया है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन-कौन से तथ्य हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहला जो नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखने वालों में कलकत्ते के पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी बराबर लिया जाता है, पर उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। तो आप देख रहे हैं कि निबंधकारों के तौर पर जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जरूर द्विवेदी युगीन निबंधकारों में शामिल किया हुआ है, लेकिन जिस तरीके का स्तर होना चाहिए एक निबंधकार का, शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके अंदर नहीं देख रहे हैं। लिखते हैं कि उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं है। तो ये कथन जरूर आप ध्यान में रखिए कि किसके बारे में बात कही गई है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के बारे में। अगले निबंधकार हैं जिनका नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वैसे गुलेरी जी का नाम जब भी आता है तो हमारे दिमाग में पुरानी हिंदी, उसने कहा था, कछुआ धर्म इत्यादि निबंध आ जाते हैं। अपभ्रंश की जब भी चर्चा की जाती है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आता है। यहाँ पर हम उन्हें एक निबंधकार के तौर पर देख रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इनका जन्म जयपुर में एक विख्यात पंडित घराने में 25 आषाढ़ संवत 1940 में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़े के गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे। पंडित चंद्रधर जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय दिया है कि इनका जन्म जयपुर में हुआ था और ये विख्यात पंडित घराने से जुड़े हुए थे और इनके जो पूर्वज थे वो कांगड़े के गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए हुए थे। यानी कि जिस तरीके से हम कई रचनाकारों को देखते हैं कि वो अपने जन्म स्थान को अपना एक तरीके से टाइटल बना देते हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ पर देखिए शर्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही प्रयोग किया है, बल्कि पंडित चंद्रधर गुलेरी इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन अन्य किताबों में हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी देखते हैं। उनका जन्म स्थान तो जयपुर था, लेकिन उनके पूर्वज गुलेर में रहा करते थे। हमें याद आता है कि जब हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में बैठा करते थे, तो एक सवाल चंद्रधर शर्मा गुलेरी से रहता ही था। मुझे याद है कि एक बार सवाल आया था कि गुलेरी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन में जयपुर और कांगड़ा दोनों जगहों को दिया गया था। 95% विद्यार्थी जो ध्यान नहीं दिए थे, वो कांगड़ा जिला लगाकर आए थे और जो कुछ बचे-खुचे परसेंटेज थे, वो जयपुर लगाए थे, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े रहे होंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर में हुआ था, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। और शुक्ल जी ने इनका एक और परिचय दिया
कि ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति थे। हमें ध्यान में रखना है कि जब हम इस युग की चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ब्रज भाषा इत्यादि का विवाद चलता रहा है और यहाँ पर शुक्ल जी ने क्लियर कर दिया कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति थे। यानी संस्कृत और अंग्रेजी दोनों जानते थे, हिंदी में तो वो लिखते ही थे। जीवन के अंतिम वर्षों के पहले ये बराबर अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापक रहे। पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर आए, पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिनों में संवत 1977 में इनका परलोकवास हो गया। ये जैसे धुरंधर पंडित थे, वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। प्रिय विद्यार्थियों, आप अगर कम्युनिटी सेक्शन देखते होंगे तो हमने यहाँ पर एक सवाल पूछा था कि ये जो कथन है, ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे, उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा है? तो यहाँ पर आपने देख लिया उसका उत्तर कि ये हैं चंद्रधर गुलेरी। तो गुलेरी जी का आप देख रहे हैं जीवन कोई एक शहर तक सीमित नहीं है। जयपुर, अजमेर, काशी तमाम जगहों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई हैं। आगे और है कि गुलेरी जी ने सरस्वती के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी अवस्था में जयपुर से समालोचक नामक एक मासिक पत्र अपने संपादकत्व में निकलवाया था। तो गुलेरी जी का संबंध जिस पत्र से है उसका नाम है समालोचक। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। और एक कैसा पत्र है? ये मासिक पत्र है। और कहाँ से निकलता था? जयपुर से निकलता था। और अगर क्रम के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो यह सरस्वती पत्रिका के कुछ महीने पीछे निकलना शुरू हुआ। यानी कि बात करें कि सरस्वती 1900 ईस्वी में प्रकाशित होता है, तो उसके कुछ महीने बाद में जयपुर से समालोचक नाम का मासिक पत्र पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संपादन में निकलता है। उक्त पत्र द्वारा गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेख शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पांडित्यपूर्ण रास जैसा इनके लेखों में रहता था और कहीं देखने में न आया। अनेक गुण शास्त्रीय विषयों तथा कथा प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी वाणी चलती थी। इसी प्रसंग गर्भत्व यानी कि एलोसिमेनेस के कारण इनकी चुटकियों का आनंद अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले पाठकों को ही विशेष मिलता था। इनके व्याकरण ऐसे रूखे विषय के लेख भी मजाक से खाली नहीं होते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शब्द प्रयोग किया गया है, प्रसंग गर्भत्व। इसका प्रयोग नामवर सिंह भी बहुत किया करते थे, ठीक है। लेकिन ये शब्द आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। और जब आप हिंदी के महत्वपूर्ण 100 निबंधों की सीरीज अगर आप देखे होंगे, वन लाइनर जो मैंने सीरीज चलाई हुई है, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि ये कथन जो प्रसंग गर्भत्व से रिलेटेड है किसके प्रति है? तो देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन यहीं से बना हुआ है। इसीलिए इस इतिहास ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे के इतिहास ग्रंथों को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारा बेस मजबूत रहेगा और हमें पता रहेगा कि कौन सा कथन कहाँ से उत्पन्न हुआ है या निकला हुआ है, इसका सूत्र कहाँ से है, तब हम अन्य इतिहास ग्रंथों को बहुत तेजी से कवर कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आपकी छोटी छोटी लेकिन बारीक चीजों को यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रसंग गर्भत्व शब्द का प्रयोग गुलेरी जी के संदर्भ में किया हुआ है। इसको आपने यहाँ पर देखा। आगे बात करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली के जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों से ली गई है, अतः इनके लेखों का पूरा आनंद उन्हीं को मिल सकता है जो बहुज्ञेय कम से कम बहुश्रुत है। इनके कछुआ धर्म और मारे सिमोही कुठाव नामक लेखों से उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये देखिए छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है इसलिए आपको इस पर जोर तो देना पड़ेगा। अगर आप इसको नोट कर रहे हो या फिर अपनी कॉपी से मिलाते हुए पढ़ रहे हो तो जरूर उसको एक कोई स्टार इत्यादि जरूर लगाइए, जिससे कि आपको पता चले कि ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो शुक्ल जी ने लिखा कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता
गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं मिलती है। यह कथन पूछा जा सकता है कि किसका है, तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और इनके दो निबंधों की बात की गई, कछुआ धर्म और मारे सिमोहि कुठाव, दोनों का उदाहरण नीचे दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों निबंध बहुत ही उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। और मुझे याद आता है कि जब मैं बीएचयू में बीए का विद्यार्थी था, तो हमारे सिलेबस में कछुआ धर्म लगा हुआ था। अभी सिलेबस में बहुत सारा बदलाव हुआ है, तो जो भी विद्यार्थी अभी बीएचयू बीए से जुड़े हुए हैं, वो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि कछुआ धर्म अभी उनके पाठ्यक्रम में है कि नहीं। और भी जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अपने सिलेबस में देखें कि उनको बीए या एमए में कछुआ धर्म पढ़ना था कि नहीं। क्योंकि जो सिलेबस हमारा बीए का होता है, एमए का होता है, अगर उसको भी हम बारीकी से अपने दिमाग में रखें, तो वो भी कई बार परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं और याद करने में बहुत आसान हो जाते हैं। विद्यार्थियों के सामने कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर, हमें तथ्य याद नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, बार-बार उसी पैटर्न को अपनाना पड़ेगा कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो उसी हिसाब से आपको आप पर डे कुछ न कुछ याद करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो स्टोरी के बहाने कछुआ धर्म और मारसिमोई उठाव निबंध आपके दिमाग में बैठ गए होंगे कि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के हैं। अब उदाहरणों को हम देखते हैं कि आखिरकार इन्होंने क्या लिखा है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां गुरु की निंदा या असत कथा हो रही हो, वहां पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या कहीं उठकर चला जाए। मनु महाराज ने न सुनने जोग गुरु की कलंक कथा सुनने के पाप से बचने के दो ही उपाय बताए हैं। या तो कान ढककर बैठ जाओ या दुम दबाकर चल दो। तीसरा उपाय जो और देशों के 100 में 90 आदमियों को ऐसे अवसर पर सूझेगा, वह मनु ने नहीं बताया कि जूता लेकर या मुक्का तान कर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करने वाले का जबड़ा तोड़ दो या मुंह पिचका दो कि ऐसी हरकत न करे। पुराने से पुराने आर्यों की अपने भाई असुरों से अनबन हुई। असुर असुरिया में रहना चाहते थे, आर्य सप्त सिंधुओं को आर्यावर्त बनाना चाहते थे। ये आगे चल दिए, पीछे वे दबाते आए। विष्णु ने अग्नि, यज्ञ पात्र और अरण्य रखने के लिए 3 गाड़ियां बनाई। उसकी पत्नी ने उनके पहियों की चूल को घी से आंच दिया। उखल, मूसल और सोम कूटने के पत्थरों तक को साथ लिए हुए कारवां मुंजवत हिंदुकुश के एक मित्र दर्रे खैबर में होकर सिंधु की एक घाटी में उतरा। पीछे से श्वान, भ्राज, अंभारी, बमभारी, हस्त, सुहस्त, कृषण, षंड, मर्क मारते चले जाते थे। वज्र की मार से पिछली गाड़ी भी आधी टूट गई, पर 3 लंबे डग मारने वाले विष्णु ने पीछे फिरकर नहीं देखा और न जमकर मैदान लिया। पितृभूमि अपने भातृव्यों के पास छोड़ आए और यहाँ भातृव्यस्य बधाए यानी सजातानाम मध्य में ठायाए देवताओं की आहुति देने लगे। जहां जहां रास्ते में टिके वहां वहां यूप खड़े हो गए। यहाँ की सुजला सुफला शस्य श्यामला भूमि में ये बुलबुलें चहकने लगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो उदाहरण दिए गए हैं, कछुआ धर्म या मारे सिमोही कुठाव, इन उदाहरणों को जरूर आप ध्यान में रखिए कि जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बताया गया कि ये संस्कृत के परम विद्वानों में से एक थे। और जब आप गुलेरी जी को पढ़ेंगे तो उन्होंने भारतीय संस्कृति, कला, इतिहास इत्यादि के क्षेत्र में भी काफी काम किया हुआ है। तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव इन पंक्तियों में दिखाई पड़ रहा है। मनु और तमाम चीजों को इसमें जोड़ते हुए बातें बताई गई। आगे और देखते हैं। पर ईरान के अंगूरों और गुलों का मुंजवत पहाड़ की सोमलता का चस्का पड़ा हुआ था। लेने जाते तो वे पुराने गंधर्व मारने दौड़ते। हाँ, उनमें से कोई कोई उस समय का चिलकौआ नगद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने को राजी हो जाते थे। उस समय का सिक्का गौवें थी। जैसे आजकल लखपति, करोड़पति कहलाते हैं, वैसे तब शतदुग, शतगु, सहस्त्रगु कहलाते थे। ये दमड़ी मल के पोते करोड़ी चंद अपने नवग्वा, दशग्वा
पितरों से शर्माते न थे, आदर से उन्हें याद करते थे। आपने देखा कि वो इनकी प्रकृति आ रही है कि विनोदशील प्रकृति के थे। तो इन पंक्तियों को पढ़ते हुए कहीं न कहीं थोड़ा-सा व्यंग प्रतीत हो रहा होगा। आजकल के मेवा बेचने वाले पेशावरियों की तरह कोई-कोई सरहदी यहाँ पर भी सोम बेचने चले जाते थे। कोई आर्य सीमा प्रांत पर जाकर भी ले आया करते थे। मोल ठहराने में बड़ी हुज्जत होती थी, जैसी कि तरकारियों का भाव करने में कुजड़िनों से हुआ करती है। यह कहते हैं कि गौ की एक कला में सोम बेच दो। वह कहता, वाह! सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर है। इधर ये गौ के गुण बखानते, जैसे बूढ़े चौबे जी ने अपने कंधे पर चढ़ी बाल वधू के लिए कहा था कि याही में बेटा और याही में बेटी, वैसे ये भी कहते थे, इस गौ से दूध होता है, मक्खन होता है, दही होता है, यह होता है, वह होता है, पर काबुली काहे को मानता? उसके पास सोम की मनोपली थी और इनका बिना लिए सरता नहीं। अंत में गौ का एक पात अर्ध होते-होते दाम तय हो जाता। भूरी आंखों वाली एक बरस की बछिया में सोम राजा खरीद लिए जाते, गाड़ी में रखकर शान से लाए जाते। अच्छा, अब उस पंचनद में वाहिक आकर बसे। अश्वघोष की फड़कती उपमा के अनुसार धर्म भागा और दंड कमंडल लेकर ऋषि भी आगे। अब ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश और आर्यावर्त की महिमा हो गई और वह पुराना देश न तंत्र दिवसम वसेत, बहुत वर्ष पीछे की बात है। समुद्र पार के देशों में और धर्म पक्के हो चले, लूटते मारते थे ही, बेधर्म भी कर देते थे। बस समुद्र यात्रा बंद। कहाँ तो राम के बनाए सेतु का दर्शन करके ब्रह्म हत्या मिटती थी और कहाँ नाव में जाने वाले द्विज का प्रायश्चित कराकर भी संग्रह बंद। वही कछुआ धर्म, ढाल के अंदर बैठे रहो। कछुआ की जो प्रकृति है, वो अपने सिर को कई बार अंदर कर लेता है और उसको लगता है कि दुनिया इतना ही दूर में है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। संसार में त्रिविध दुख दिखाई पड़ने लगे, उन्हें मिटाने के लिए उपाय भी किए जाने लगे। दृष्ट उपाय हुए, उनसे संतोष न हुआ तो सुने सुनाए आनुश्रविक उपाय किए, उनसे भी मन न भरा। सांख्यों ने काठ कड़ी गिन गिन कर उपाय निकाला, बुद्ध ने योग में पककर उपाय खोजा, किसी न किसी तरह कोई उपाय मिलता गया। कछुओं ने सोचा, चोर को क्या मारे, चोर की माँ को ही न मारे। न रहे बांस न बजे बांसुरी, लगी प्रार्थनाएं होने, माँ देहि राम जननी जठरे निवासम। तो ये कथन आप सभी जरूर ध्यान में रखिए कि ये सब कछुआ धर्म निबंध से लिया गया है। और यह उस देश में जहां सूर्य का उदय होना इतना मनोहर था कि ऋषियों का यह कहते कहते तालु सूखता था कि 100 बरस से हम उगता देखें, 100 बरस सुने, 100 बरस बढ़ बढ़ कर बोलें, 100 बरस अधीन होकर रहें। हयग्रीव या हिरण्याक्ष, दोनों में से किसी एक दैत्य से देव बहुत तंग थे। सुरपुर में अफवाह पहुंची, बस इंद्र ने झटपट किवाड़ बंद कर दी, आगल डाल दी, मानो अमरावती ने आंखें बंद कर ली। यह कछुआ धर्म का भाई शुतुरमुर्ग धर्म है। तो आपने कछुआ धर्म, कछुआ और शुतुरमुर्ग दोनों पक्षियों के बारे में सोचा होगा, या आप जानते भी होंगे कि कछुआ की मूल प्रकृति क्या है कि वो अपने सिर को अंदर कर लेता है, और जो शुतुरमुर्ग है उसको लगता है कि कोई आ रहा है तो बालू में अपने सिर को अ, अ, चुभो देता है। उसको लगता है कि बस वो सेफ हो गया है या फिर बच गया है। तो ये देखिए कथन कई बार पूछा गया, यह कछुआ धर्म का भाई शुतुरमुर्ग धर्म है, ये किस निबंध से लिया गया है, ये पंक्तियां किस निबंधकार की, ये सवाल पूछा जाता रहा है। आगे देखते हैं, दूसरा जो उदाहरण दिया गया है, जो मारे मोही अ, मारे से मोही कुठाव नाम का जो निबंध है उससे रिलेटेड है। हमारे यहाँ पूंजी शब्दों की है, जिससे हम काम पड़ा, जिससे हमें काम पड़ा, चाहे और बातों में हम ठगे गए, पर हमारी शब्दों की गांठ नहीं कतरी गई। यही नहीं, जो आया उससे हमने कुछ ले लिया। पहले हमें काम असुरों से पड़ा, असीरिया वालों से। उनके यहाँ असुर शब्द बड़ी शान का था। असुर माने प्राण वाला, जबरदस्त। हमारे इंद्र की भी यही उपाधि हुई। पीछे चाहे शब्द का
अर्थ बुरा हो गया। पारस के पारसियों से काम पड़ा तो वे अपने सूबेदारों की उपाधि छत्रप, क्षेत्रवान या महाक्षत्रप हमारे यहाँ रख रख गए और गुस्तास्प, विस्तास्प के वजन के कृशाश्व, श्यायाश्व, बृहदश्व आदि ऋषियों और राजाओं के नाम दे गए। ये उदाहरण आप जब देख रहे हैं तो आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि जिस व्याकरण की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था कि ये व्याकरण संबद्ध ज्ञान भी रखने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए तो इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुराने हिंदी नाम दिया हुआ था। इन्होंने भाषा विज्ञान में भी थोड़ा बहुत अपना योगदान दिया हुआ है। आगे है कि यूनानी यवनों से काम पड़ा तो वे यवन की स्त्री यवनी तो नहीं पर यवन की लिपि यवनानी शब्द हमारे व्याकरण को भेंट कर गए। साथ ही मेष, वृष, मिथुन आदि भी यहाँ पहुंच गए। पुराने ग्रंथकार तो शुद्ध यूनानी नाम आर, तार, जितुम आदि ही काम में लाते थे। बराह मिहिर की स्त्री खना चाहे यवनी रही हो या न रही हो, उसने आदर से कहा है कि मलेक्ष हेवन भा ज्योति। शास्त्र जानने से ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं। अब चाहे वैल्यूपेबल सिस्टम भी वेद में निकाला जाए, पर पुराने हिंदू कृतज्ञ और गुरुमार न थे। यवन राजाओं की उपाधि सोटर, वातार का रूप लेकर हमारे राजाओं के यहाँ आ लगी। शकों के हमले हुए तो शाक पार्थिव व्याकरणों के हाथ लगा और शक संबत या शाका सर्वसाधारण के हूण वंशु आक्षस नदी के किनारे पर से ये यहाँ चढ़ आए तो कवियों को नारंगी की उपमा मिली कि ताजे मुड़े हुए हूण की ठुड्डी की सी नारंगी। बकौल शेक्सपियर के जो मेरा धन छीनता है वह कूड़ा चुराता है, पर जो मेरा नाम चुराता है वह सितम ढाता है। आर्य समाज में मर्म स्थल पर वह मार की है कि जो कुछ कहा नहीं जाता, हमारी ऐसी चोटी पकड़ी है कि सिर नीचा कर दिया है। गैरों ने तो गांठ का कुछ न लिया, पर इन्होंने तो अच्छे अच्छे शब्द छीन लिए। इसी से कहते हैं कि मारे सी मोहि कुठाव, अच्छे पद तो यूं सफाई से ले लिए गए हैं कि इस पुरानी जमी हुई दुकान का दिवाला निकल गया। हम अपने आप को आर्य नहीं कहते, हिंदू कहते हैं। और तो क्या, नमस्ते का वैदिक फिकरा हाथ से गया। चाहे जय राम जी कह लो, चाहे जय श्री कृष्ण, नमस्ते मत कह बैठना। ओंकार बड़ा मांगलिक शब्द है। कहते हैं कि पहले यह ब्रह्मा का कंठ फाड़ कर निकला था। तो आप देख रहे हैं कि शब्दों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, कौन किन शब्दों का उपयोग किया, कौन चुरा लिया और कौन शब्द कैसे बना हुआ है, उस पर बड़ा सूक्ष्म तरीके से विचार कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उन्होंने एक हिदायत दी कि नमस्ते सब कुछ कह लो, जय राम जी की कह लो जो कि हमारी परंपरा से है, जय श्री कृष्णा कह लो। वर्तमान समय में मैं कई जगहों पर देखता हूं कि राधे राधे भी लोग बोलते हैं, नमस्ते मत कह बैठना। ठीक है। आगे है कि इसी द्वितीय उत्थान के भीतर हम दो ऐसे निबंध लेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है, पर जिनके लेखों में भाषा की एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत की विचारधारा में उद्दीप्त नूतन भावभंगी के दर्शन होते हैं। उनमें दो निबंधकार हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह और बाबू गुलाब राय। तो अध्यापक पूर्ण सिंह से प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसके प्रमाण के तौर पर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए। मैं तो कई बार कहता हूं कि अध्यापक पूर्ण सिंह से अगर सवाल नहीं आया तो परीक्षा अधूरी मानी जाती है, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे प्रवक्ता परीक्षाओं का एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरीके का हिंदी शिक्षक भर्ती हो। तो अध्यापक पूर्ण सिंह से प्राय सवाल पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, सरस्वती के पुराने पाठकों में से बहुतों को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण होगा। उनके 3-4 निबंध ही उक्त पत्रिका में निकले। उनमें विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज थी। वैसे तो जब भी हम लाक्षणिकता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में छायावाद आ जाता है, लेकिन अगर हम निबंधों में बात करें तो लाक्षणिकता की जो शैली है वो अध्यापक पूर्ण सिंह के अंदर है। इस कथन को जरूर आप अपने दिमाग में रखिए।
कभी भी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन कि उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज थी, इसका कथन है या फिर किसके संदर्भ में? भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति लाक्षणिकता में देखी जाती है। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। यूरोप के जीवन क्षेत्र की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, किसानों और मजदूरों की महत्व भावना की जो लहरें उठी उनमें वो बहुत दूर तक बहे। यानी कि ये कथन आप जरूर ध्यान में रखिए। जब बात हो रही है किसानों की, मजदूरों की, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में ये कथन किसका है? तो कथन तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन विकल्पों में रामविलास शर्मा इत्यादि का नाम भी आ सकता है। तो आप जरूर ध्यान में रखिए कि ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में कही हुई है कि यूरोप के जीवन क्षेत्र की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, किसानों और मजदूरों की महत्व भावना की जो लहरें उठी उनमें वो बहुत दूर तक बहे। उनके निबंध भावात्मक कोटि में ही आएंगे। ये भी आप देखेंगे खूब सवाल पूछा गया है कि अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध किस प्रकार के हैं। वैसे हमने जब निबंधों की शुरुआत की थी द्विवेदी योगीन, तो उसमें 4 तरीके के निबंधों की बात की गई थी। उसमें भावात्मक निबंध भी था। तो अध्यापक पूर्ण सिंह आपको ध्यान रखना है कि इनके जो निबंध हैं भावात्मक कोटि के हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि अगर परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध किस कोटि के अंतर्गत आते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक, ललित। तो हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन जो विद्यार्थी अनुराग हिंदी एकेडमी पर विश्वास करते हैं और उनको मालूम है कि जिन तथ्यों को हमें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखकर जाना चाहिए, उस पर शिक्षक जोर दिया करते हैं, तो हम क्यों ना उसको अपने कॉपी में नोट कर लें। तो भावात्मक कोटि, आप खाना पीकर सोने भी जाएंगे, खाना खाकर रात में सोने जाएंगे, सोते समय आपको दिमाग में आ जाएगा कि आज सर ने बताया था कि अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक कोटि के निबंध लिखा करते थे। अब जीवन में आप कभी इस तथ्य को नहीं भूलेंगे, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। तो अध्यापक पूर्ण सिंह किस तरीके के निबंध लिखा करते थे? भावात्मक कोटि के निबंध लिखा करते थे। यद्यपि उनकी तह में क्षीण विचारधारा स्पष्ट लक्षित होती है। इस समय उनके 3 निबंध हमारे सामने हैं। कई बार यह भी सवाल पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अध्यापक पूर्ण सिंह के कितने निबंधों की चर्चा की हुई है। तो आप 3 निबंधों को ध्यान में रखिए, लेकिन व्यापक तौर पर आप देखेंगे कि अध्यापक पूर्ण सिंह के कुल 6 निबंधों की चर्चा की जाती है। ये भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 3 निबंधों की चर्चा की है। वो तीनों निबंध कौन से हैं? कम से कम इनको तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, ये तीनों निबंध हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसको रखा हुआ है। अब मान लीजिए नए पैटर्न पर ये सवाल कैसे पूछा जा सकता है। अगर आप बीपीएससी 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो इन तीनों निबंधों का नाम आ जाएगा और एक चौथा और पांचवा निबंध आ जाएगा, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो कम से कम आपका उत्तर तो हो जाएगा चौथा कि एक से अधिक है। तीनों निबंधों को आपने ध्यान रखा, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और सच्ची वीरता, ये तीनों निबंध जो हैं अध्यापक पूर्ण सिंह के। यहाँ हम उनके निबंधों से कुछ अंश उद्धृत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद लिख रहे हैं और अध्यापक पूर्ण सिंह आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको जीवित देखे भी होंगे, क्योंकि उन्हीं के समकालीन इनको माना जा सकता है। ठीक है, तो क्या है वो देख लेते हैं हम। एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर मजदूरी और प्रेम है, शब्दों को देखिए हेर फेर, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, प्रेम और मजदूरी बोल देते हैं, लेकिन इसका जो क्रम है आप देख रहे हैं कि पहले मजदूरी और फिर इसके बाद प्रेम है। ठीक है ना? तो ये बारीक बिंदु भी आप जरूर देखिए। आचरण की सभ्यता में क्या लिखते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, उसको उनको हम देख लेते हैं। पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। ज्ञान का वह सिहरा बाहरी सभ्यता की अंतर्वर्तनी आध्यात्मिक सभ्यता का वह मुकुट जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, यूरोप को कदापि प्राप्त न होता यदि धन और तेज को एकत्र करने के लिए यूरोप निवासी इतने कमीने न बनते। यदि सारे पूर्वी जगत ने इस महत्ता के लिए अपनी शक्ति से अधिक चंदा देकर सहायता की, तो बिगाड़
क्या गया। एक तरफ जहां यूरोप के जीवन का एक अंश अभ्यस्त प्रतीत होता है, कमीना और कायरता से भरा मालूम होता है, वहीं दूसरी ओर यूरोप के जीवन का वह भाग जहां विद्या और ज्ञान का सूर्य चमक रहा है, इतना महान है कि थोड़े ही समय में पहले अंश को मनुष्य अवश्य ही भूल जाएंगे। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक। जब पैगंबर मोहम्मद ने ब्राह्मणों को चीरा और उसके मौन आचरण को नंगा किया, तब सारे मुसलमानों को आश्चर्य हुआ कि काफिर में मोमिन किस प्रकार गुप्त था। जब शिव ने अपने हाथ से ईसा के शब्दों को परे फेंक कर उसकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए, तो हिंदू चकित हो गए कि वह नग्न करने अथवा नग्न होने वाला उनका कौन सा शिव था। तो ये आप देख रहे हैं कि आचरण की सभ्यता से कुछ अंश लिए गए हैं और इन्हीं के बीच से कुछ पंक्तियां उठाकर प्रश्नों के रूप में पूछी जा सकती हैं। मजदूरी और प्रेम, इनका जो दूसरा निबंध आप देख रहे हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या लिखते हैं। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। तो एक चीज आप देखिए, यहाँ पर कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। मुझे याद आ रहा है कि यूजीसी नेट में शायद ये सवाल आया हुआ था कि मजदूरी और प्रेम निबंध में किन किन औजारों का प्रयोग किया है अध्यापक पूर्ण सिंह ने। जैसे कि हल का प्रयोग किया गया है, कुदाल का प्रयोग किया गया है और खुरपा का प्रयोग किया गया है। तीन का तो ध्यान में रखिए कि ये मजदूरी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ये निबंध उस जमाने में लिख रहे हैं जब हल, कुदाल, खुरपा, अभी भी इनका यूज होता है, लेकिन बहुत सारे मशीन भी आ गए हैं। तो ये पुराना निबंध है और इसमें मजदूरी और प्रेम को केंद्र में रखते हुए भावात्मक तरीके का निबंध लिखा गया है। ठीक है ना। अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है बाबू गुलाब राय। गुलाब राय से भी प्राय सवाल पूछे जाते हैं। कई बार तो रस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा लगता है कि साहित्य शास्त्र से रिलेटेड जब भी सवाल आते हैं, उसको हम भारतीय काव्य शास्त्र भी कर सकते हैं, तो बाबू गुलाब राय से सवाल आते रहे। ठीक है, तो देखते हैं कि शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या लिखा है। शुक्ल जी लिखते हैं, इस कोटि के दूसरे लेखक हैं बाबू गुलाब राय, MA LLB। यानी कि बाबू गुलाब राय काफी पढ़े लिखे साहित्यकार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उस जमाने में MA करना और LLB, जबकि शुरुआती दौर था अभी पढ़ाई का, खासतौर से अगर हिंदी की बात करें तो जब ये लोग लिख रहे थे उसी समय तो BHU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो हो ही गया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय था और 1857 के आसपास में ही 3 बड़े विश्वविद्यालय खोले गए थे, जो अब वर्तमान समय में हो सकता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में हो। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि तमाम निबंधकारों को हमने पढ़ा, लेकिन कोई MA और LLB दोनों डिग्री अभी नहीं लिया हुआ, इसलिए जोर देना पड़ रहा है बाबू गुलाब राय पर। और शुक्ल जी ने लिखा कि इस कोटि के, किस कोटि के? भावात्मक कोटि के। और जब भी रस की बात की जाती है तो उसका जुड़ाव किससे है? भाव से। आपने रस पढ़ा होगा तो इसमें भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है, इन भावों को आपने पढ़ा होगा। तो इसीलिए अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बाबू गुलाब राय को क्यों इस कोटि में रखा गया है, क्योंकि वो खुद भावात्मक तरीके के निबंध लिखते थे। उन्होंने विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे हैं, जैसे कर्तव्य संबंधी रोग, निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, फिर निराशा क्यों। फिर निराशा क्यों एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे अभ्यासपूर्ण निबंध हैं। इन्हीं में से एक कुरूपता भी है जिसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो फिर निराशा क्यों, ठीक है, एक तो इनका आता है ठलुआ क्लब, ठीक है ना, ये भी कई बार आता है, हालांकि यहाँ पर अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका जिक्र नहीं किया हुआ है। फिर निराशा क्यों निबंध आप यूपी GIC, GDC इत्यादि के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये सवाल आया हुआ है। और बाकी ऊपर देख लीजिए कि कर्तव्य संबंधी रोग, निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, ये सब निबंध भी बाबू गुलाब राय के। अब
एक इसी में से कुरूपता नाम का छोटा सा निबंध है, जिसका एक अंश यहाँ पर दिया गया है और ये अंश इतना महत्वपूर्ण है कि सौंदर्य इत्यादि की इसमें बात की गई है। और जब आप कविता क्या है निबंध पढ़ेंगे, उसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है के बारे में चर्चा करते हुए सौंदर्य की बात की हुई है। तो कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये बात शुक्ल जी की है या फिर बाबू गुलाब राय की है। तो अब जब आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सौंदर्य की उपासना करना उचित है, सही, पर क्या उसी के साथ साथ कुरूपता घृणास्पद और निंद्य है? नहीं, सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से कथन पूछा जा सकता है कि सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। किसको कुरूप कहा जाए, किसको सौंदर्य सुंदर कहा जाए, उसी से रिलेटेड है। ठीक है? सौंदर्य का सुंदरता से भी यूज किया जा सकता है। सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। सुंदर पदार्थ अपनी सुंदरता पर चाहे जितना मान करे, किंतु असुंदर पदार्थों की स्थिति में ही वह सुंदर कहलाता है। अंधों में काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। कई लोगों को अपने सुंदरता पर बड़ा गुमान होता है, घमंड होता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि सुंदरता तभी तक अपने को सार्थक कर सकती है जब वह असुंदर पदार्थों की स्थिति में हो। अंधों में काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है, ये बात यहाँ पर कही गई। आगे और है कि सत्ता सागर में दोनों की स्थिति है, दोनों ही एक तारतम्य में बंधे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे में परिणत होते रहते हैं। फिर कुरूपता घृणा का विषय क्यों? रूपहीन वस्तु से तभी तक घृणा है जब तक हम अपनी आत्मा को संकुचित बनाए हुए हैं। सुंदर वस्तु को भी हम इसी कारण सुंदर कहते हैं कि उसमें हम अपने आदर्शों की झलक देखते हैं। आत्मा के सुविस्तृत और औदार्य पूर्ण हो जाने पर सुंदर और असुंदर दोनों ही समान प्रिय बन जाते हैं। कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान नहीं कहती। इसका यही कारण है कि वह अपने पुत्र में अपने आप को ही देखती है। जब हमारे संसार में अपने आप को ही देखेंगे, तब हमको कुरूपवान भी रूपवान दिखाई देगा। और कहा जाता है कि सुंदरता केवल बाहरी आ, आवरण के रूप में नहीं है, सुंदरता बाहरी वस्तु के रूप में है। इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कुछ कहा कि जो सौंदर्य है वो एक बाहरी केवल रूप है, बाकी अंदर में भी सुंदरता होती है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि आपने कभी महसूस किया होगा, मैं अपने विद्यार्थी जीवन को याद करता हूँ, तो मुझे आता है कि जो हमारे क्लास के तेज तर्रार विद्यार्थी रहते थे और देखने में भले वो सुंदर नहीं रहते थे, लेकिन तेज होते थे, तो उनके टेढ़े-मेढ़े दाँत भी अच्छे लगते थे, वो हँसते थे तो भी अच्छे लगते थे। उनकी आँखें भी थोड़ी तिरछी होती थी तो भी वो अच्छे लगते थे, क्योंकि वो पढ़ने में तेज थे। कई बार ना लोग सुंदर लगते हैं अपने कला की वजह से, ठीक है? कला की वजह से लोग सुंदर होते हैं, इस चीज़ को आप समझिए। तो कहने का मतलब यही है कि अंदर की सुंदरता को भी देखना है। और कुरूपता को लेकर यहाँ पर बाबू गुलाब राय ने सवाल भी उठाया कि कुरूपता घृणा का विषय क्यों है? क्यों लोग कुरूप लोगों को घृणा के रूप में देखते हैं? जबकि आप देखेंगे सुंदरता और कुरूपता दोनों इस सत्ता सागर में रहने वाले चीज़ हैं, ठीक है ना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंत में बाबू गुलाब राय पर चर्चा करते हुए यही कहते हैं कि अब निबंध का प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है। खेद है कि समाज शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखने वाले, जिनमें बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी अर्थ परंपरा कसी हो, अधिक लेख हमें न मिले। यानी कि थोड़ा-सा संकेत हो रहा है कि निबंधों के इतिहास में जब शुक्ल युग को पढ़ेंगे, तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस तरीके से विचारात्मक निबंधों को लिखा है, शायद उस तरीके का कोई नहीं लिखा है। तो द्विवेदी युग के निबंधों और निबंधकारों को भी हम यहाँ पर पूरा कर चुके हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली में कि निबंध का प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है। अब हम आगे आलोचना पर विचार करेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी के कमेंट आमंत्रित होंगे कि आज जिन चारों निबंधकारों को आपने पढ़ा, उसमें कौन-कौन से तथ्य आपको अच्छे लगे और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कमेंट ज़रूर कीजिए और जैसा कि आप जानते हैं कि हम धीरे-धीरे अपने उस शतक की ओर बढ़ रहे हैं। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि हमें 800 लोगों की और ज़रूरत है, तो आप इसमें सहयोग कीजिए। आप अपने अलग-अलग ग्रुपों में इस चैनल के लिंक को ज़रूर भेजिए, ये हमारा आग्रह है, क्योंकि जब हम शतक के नज़दीक होते हैं, तो कई बार थोड़ा-सा मन में बेचैनी होने लगती है कि आखिर
अभी और कितना समय लग सकता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।